हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गया होगा। एक बार फिर सेफ हाउस में आपका स्वागत है, स्लीपलेस आवर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और होप कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा कल क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना, तो लाइव तो है नहीं, क्योंकि तो मुझे पता होता है कि जब रिकॉर्ड होगा और नेक्स्ट जब अपलोड होगा जब भी, तो तभी आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन मैं इमेजिन अभी से करने लग जाता हूँ कि जैसे मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और बोल रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये रहता है कि हाँ, ऑडियंस सुन रही है, जितनी भी है वो सुन रही है अभी। तो उसी के हिसाब से मैं फिर बोलता हूँ। अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं जस्ट एक ऐसी ब्लैंक सा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कोई नहीं सुनने वाला। तो आज हम फिर से किसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक मेरे माइंड में ऑलरेडी घूम रहा है दिन से, एक आध दिन से, मतलब एक दो दिन से। वो मैरी कॉम वाला जो चल रहा है ना आजकल, जो आप लोगों को पता होगा कि कैसे उसने एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आकर के थोड़ा एक्यूज़ किया अपने एक्स हस्बैंड को, एलिगेशंस लगाए, एंड देन फिर उसके हस्बैंड ने भी किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही वीडियो बना करके वापसी एलिगेशन लगाए अपनी वाइफ पे। तो वही जो मड स्लिंगिंग चल रही है ना, वो ही मैं एक आध दिन से देख ही रहा था। फिर वो होता है ना कि एक बार आप जो चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाओ तो वही चीज़ें आपके फ़ोन में या आपके सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादा आती है। तो वही अभी शाम को भी आ रही थी ऐसे यही चीज़ों के बारे में। तो अजीब सा तो फील होता ही है मुझे, मतलब अच्छा तो नहीं लगा। एक तो पहले ही डिवोर्स जो होते हैं ये कोई बहुत गुड न्यूज़ तो होते नहीं, है ना? डिवोर्स तो हमेशा बैड न्यूज़ ही होते हैं, उनको सुन के हमेशा एक दुख की फीलिंग ही आती है। क्योंकि होता है ना, हमेशा से चाहे हमारे आसपास ही क्यों ना हो, किसी का भी हम सुनते हैं कि यार उनका डिवोर्स हो गया, तो बुरी फीलिंग आती है। चाहे किसी भी पर्पज से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ हो कि डिवोर्स है, तो यार ये इसलिए है कि अगर कोई अपनी मैरिड लाइफ में अनहैप्पी है या किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो उससे बच सके डिवोर्स लेकर के। लेकिन कभी भी जब इस तरीके हम न्यूज़ सुनते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन हमेशा दुखी ही होता है कि यार कुछ गलत ही हो गया है, कि यार ये दोनों अलग हो गए हैं या दो लोग आपस में नहीं रह पा रहे हैं। कभी ये नहीं आता होगा माइंड में कि अरे अच्छा हुआ यार, कम से कम इनकी है अनहैप्पी लाइफ जो थी ये नहीं जी रहे हैं, या अलग हो गए, या वाइफ बच गई, या हस्बैंड बच गया एक बुरी रिलेशनशिप से। ऐसा तो नहीं आता है कभी भी, मेरे ख्याल से नहीं आता है। हो सकता है कुछ लोग सोचते भी हों, बट फर्स्ट इंप्रेशन तो यही रहता है कि हाँ यार कुछ बैड न्यूज़ ही है। क्योंकि होता तो बैड न्यूज़ ही है वो, क्योंकि वो बनाया इसलिए गया है, जब चीज़ें नहीं चल पाती हैं तो ही ये स्टेप लिया जाता है। तो हालांकि वो फायदे के लिए बनाई गई थी कि हाँ यार कोई परेशान ना हो, तो लेकिन अल्टीमेटली है वो एक बुरी चीज़ ही, वो एक बैड न्यूज़ है। डिवोर्स इज ऑलवेज अ बैड न्यूज़। तो सुन के तो वैसे ही लो फील हो रहा था, फिर उससे ज़्यादा बुरा फिर इसलिए लग रहा था क्योंकि यार एक ऐसे ऐसा बंदा इन्वॉल्व है इसमें, जो जिसे लोग आइडलाइज करते हैं, मतलब जो प्रेरणा लेते हैं, जिससे लोग एडमायर करते हैं, जिसे आई गेस 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है मैरी कॉम। तो ऑब्वियसली हमारे देश के लिए कितनी अ, गर्व की बात है, और ऐसा इंसान जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बारे में हम ऐसा सुनते हैं, तो ऑब्वियसली ना ये और ज़्यादा दुखी करने वाली बात हो जाती है कि पहले तो हाँ चलो डिवोर्स तो उनका शायद 2023 में ही हो गया था, ये तो अब हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ना बुरा लगता ही है। और फिर वो इनका केस भी ऐसा है कि लाइमलाइट में भी आ रहा है, तो मतलब फॉर ऑल द बैड रीजंस, कि मतलब इसमें अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं वैसे भी, पर और भी बुरे से बुरा जितना हो सकता है। एक तो वैसे ही डिवोर्स होना, तो उसका इतना लंबे टाइम बाद होना, कि आपने इतने साल स्पेंड किए, प्लस फिर आपके बच्चे भी हैं जो इस ट्रॉमा से एक्सपोज हो रहे होंगे इस समय, और प्लस फिर वो तो है ही कि आप इतने नोन आप फिगर हो कंट्री में, सब लोग आपको जानते हैं, एंड ऊपर से फिर इतनी लेट एज में होने के बाद फिर अब ये मड स्लिंगिंग भी हो रही है। तो ऑल द बैड रीजंस, मतलब बुरा ही बुरा।
अब जब हो गया है डिवोर्स तो उसके बाद भी इस तरीके से एक्यूज़ करना बिल्कुल नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे आके, तो ये तो बहुत ही डिसहार्टनिंग चीज़ है। बल्कि कार्य से तो ये इतनी पर्सनल चीज़ होती है कि हमारा तो बनता भी नहीं इस पे बोलना, कि मैं इसमें बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल चीज़ है, अपनी फैमिली के बीच की बात होती है। लेकिन अब इन लोगों ने नेशनल प्लेटफ़ॉर्म में आकर के इस तरीके से कर दिया है, तो फिर हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना कि ऐसा क्या हो गया अब, और ऐसा क्या था? क्योंकि हमने तो हमेशा से जैसे जितना देखा है, जितना जाना है, जैसे मूवीज़ भी बहुत लोगों ने देखी होगी, तो हमारे माइंड में तो एक अलग ही पिक्चर रहता है, और फिर इस तरीके से जब निकल के आता है ना, तो बड़ा ही शॉकिंग हो जाता है, ये क्या हो गया? अब जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम, अगर जिसको बस पता है इतना कि मैरी कॉम है, और ये 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन हैं, और उनके एक हस्बैंड हैं जो उतने ज़्यादा नोन नहीं हैं, आई गेस वो फुटबॉल प्लेयर थे, पर उन्होंने सैक्रिफाइस किया था करियर अपना, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो लोग, अगर कोई लेमैन सुनेगा एकदम से कि ऐसा हुआ है, तो वो यही नोटिस करेगा कि हाँ, एक बहुत ही नोन पर्सनैलिटी है, फेमस है, और एक है जो उतना ज़्यादा जिसे लोग जानते नहीं हैं, और एक ने देश के लिए इतना कुछ किया है ना? एक ने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, अपनी वाइफ़ को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। तो एकदम से तो डिसीज़न नहीं लेगा, पर जिस तरीके से ये एलिगेशंस लग रहे हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ मोस्टली अगेंस्ट मैरी कॉम ही हो रहे हैं वो। क्योंकि वो जो स्टेटमेंट्स दे रही है, वो कई बार मैच नहीं कर रहे हैं, या जिस तरीके से उसने पहले आकर के इस तरीके से पर्सनल चीज़ों को नेशनल टीवी पे बताया, वो भी गलत था, और एक आधे स्टेटमेंट उसके बड़े ऑब्जेक्शनेबल भी थे, कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? एक आप अपने, भले ही एक्स हस्बैंड है, पर ये चीज़ें आप नहीं बता सकते बिल्कुल। एक सिरे से आप हर चीज़ को नकार दे रहे हो कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और उनकी पर्सनल हैबिट्स को, या वो हमेशा सोए रहते हैं, या अल्कोहल कंजप्शन बहुत करते हैं, और फिर सीरियस एक्यूजेशंस तो हैं ही कि फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उन्होंने। तो ऑब्वियसली, और ये कहना कि पॉलिटिक्स में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वो खुद एक बार मेंबर रह चुकी है, तो वो ना नेगेटिव लाइट में ही आ रहा है मोस्टली, एकदम से लोगों को यही लगेगा। फिर दूसरा ये है कि जो उनके हस्बैंड है, क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं है ज़्यादा, और उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर किया है, तो उन्होंने भी वापस एलिगेशन लगाए हैं, पर ये है कि यार अब उनको, क्योंकि उन्होंने बाद में ये चीज़ें करी हैं, तो लोगों का हमेशा से नेगेटिव एटीट्यूड मैरी कॉम को रहेगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने पहले शुरुआत करी, और इतने बुरी तरह से एक्यूजेशन लगाया, इतनी बैड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उनका था। हालाँकि हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी एक जेस्चर्स तो होते हैं ना, जो समझ में आ जाते हैं। तो उनके हस्बैंड की तरफ थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर सबका रहा ही है, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया। इनफैक्ट मैरी कॉम ने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में बोला भी है कि हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और वो नहीं होते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुँच पाती। और प्लस फिर एक होता है ना कि एक वो अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं लोग, तो लोगों को पता है कि यार हाँ, वो तो एक रिनोन पर्सनैलिटी है, ये तो इसको कौन जानता है, इसने तो सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। तो सिम्पैथी भी है ही। और बाकी फिर ये है कि इन चीज़ों में हम कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। इतने सालों की रिलेशनशिप थी, है ना? और 4 बच्चे हैं उनके, और इतने साल, इतने स्ट्रगल झेले होंगे दोनों ने मिलकर। तो एक्चुअल में उनके बीच में क्या रहा होगा, हमें नहीं पता, या क्या स्टोरी रही, कौन गलत रहा, कौन सही रहा, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि बस अभी ये एक्यूज़ेशंस हो रहे हैं, तो अभी यार इसने ऐसा बोला तो मुझे ये गलत लग रहा है, और वो कुछ नहीं बोल रहा है तो शायद वो सही है, या उसने अभी तक कुछ नहीं बोला। तो कह तो हम कुछ भी नहीं सकते कि कौन सही है, कौन गलत, बट हाँ, बुरा बहुत लग रहा है। वही अब देखते हैं ना कि आजकल ये इतनी लेट एज में चीज़ें हो रही हैं, कि इतने-इतने साल बीत जाते हैं, तो बड़ा शॉकिंग भी लगता है कि अभी तक, मतलब कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं? अब जैसे मैरी कॉम से के लिए ही लोग कहते हैं कि भाई अभी तक आपने, आपको अगर इतने ही बुरे लग रहे थे वो, या इतना ही आप डिससैटिस्फाइड या अनहैप्पी थे अपने शादी से, तो अभी तक आप क्यों नहीं आए आगे, और क्यों आपने इतना लिंगर ऑन किया इस रिलेशनशिप को, या शादी को? तो वही वाली बात है, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। अब अगर वो जल्दी से कोई, अगर कोई डिसीजन ले लेता है
कि जैसे अगर शुरू में एकदम से सैटिस्फाई नहीं हुआ आप अपनी मैरिड लाइफ से, आप परेशान हुआ, अब जल्दी से आपने डिवोर्स का डिसीजन ले लिया, तो भी लोग कहते हैं कि यार इसने तो टाइम ही नहीं दिया, ये तो निकलना ही चाहती थी रिलेशनशिप से। एक ये भी रहता है लोगों का, और अगर इतना टाइम लगा करके लगाते तो कहते हैं कि अब तो कर क्या रही थी। तो अब इस चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग-अलग आउटकम आता है। हो सकता है कि कोई पार्टनर चाह रहा हो कि टाइम देना चाह रहा हो अपनी रिलेशनशिप को, कि हाँ यार, मे बी अब ठीक हो जाएगा, मे बी अब ठीक हो जाएगा, और करते-करते टाइम निकल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम निकल गया, तो फिर अब लोग कह रहे हैं कि अभी तक कहाँ थे? बल्कि ऐसा नहीं है कि इनके केस में था, मैं पर्टिकुलरली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा और भी होता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना आजकल ग्रे डिवोर्स कहते हैं, आई गेस ग्रे डिवोर्स कहते हैं। हाँ, ये शायद उनके लिए है जो 50s में, 50 या उससे ऊपर एज में ना, ओल्ड एज में बेसिकली जो लोग सेपरेट हो रहे हैं। आजकल ये काफ़ी होने लगा है, आजकल बहुत हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा। और हैं काफ़ी फेमस लोग, एग्ज़ाम्पल भी हैं मेरे ख़्याल से रिसेंटली, अभी रिसेंटली तो नहीं कहेंगे पर 1-2 साल पहले आई गेस, जैसे ए आर रहमान भी बहुत लंबी रिलेशनशिप के बाद सेपरेट हुआ था अपनी वाइफ़ से। सायरा बानो आई गेस उनकी वाइफ़ का नाम है। तो वो, और धनुष जो एक्टर हैं, वो भी, उन्होंने काफ़ी लंबी रिलेशनशिप के बाद सेपरेट हुए थे। और उससे पहले भी बहुत हैं जो हम जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं, पर हाँ, अच्छे खासे। अर्जुन रामपाल, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, सैफ अली खान, ये लोग काफ़ी काफ़ी लंबी रिलेशनशिप के बाद फिर सेपरेट हुए, और काफ़ी काफ़ी बड़ी एज में भी हुए हैं कई तो ये सब ग्रे डिवोर्स में आते हैं। हालाँकि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड, आई डोंट नो, बट आई गेस वो अपने मिड 40s में ही थे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। बट हाँ, उन्होंने एक अच्छा लंबा टाइम स्पेंड किया है एज़ अ मैरिड कपल। तो बुरा तो लगता है। बाकी मुझे तो लगता है कि यार इन लोगों को इस तरीके से नहीं पब्लिकली आकर के एक्यूज़ेशन करने चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम, और उनके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। उनके बच्चे भी इस ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी यार बहुत चीज़ें झेलनी पड़ेंगी ये जो हो रहा है उसके बाद। बाकी तो क्या है, डिवोर्स तो अजीब-सी चीज़ होती है, और आजकल पता है, कुछ कह नहीं सकते कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अब इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप कितने ही बड़े लेवल पे हो, कितना ही अच्छा कर रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, या अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या ऐसा काम कर रहे हो कि सब लोग ही कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में कैसे हो कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ़ में आप बिल्कुल इसके अपोज़िट हो, और ऐसा है, और बहुत केसेस में हम देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आइडिया है, ये कोई नई चीज़ है। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी कुछ एक मूवी आई थी, उसमें भी ऐसा कुछ थीम थी कि आप बाहर से तो बहुत अच्छे हो, सब कुछ आपको मतलब मिला है सोसाइटी से, इज़्ज़त वगैरह सब, है ना? सब चीज़ों में अच्छे हैं आप, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ़ में आप अच्छे नहीं हैं। अपनी फैमिली, अपनी वाइफ़, अपने बच्चों के साथ, मेबी अपने पेरेंट्स के साथ आप अच्छे नहीं हैं। तो ये है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कंट्री को, तो भई ये हर लेवल पे अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान अंदर से अच्छा नहीं है, या उसमें कुछ फ्लॉज़ हैं, तो वो हैं, वो कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर भी रही है, फिर भी वो फ्लॉज़ हैं उसके अंदर, तो वो अपने पर्सनल रिलेशंस में उनके दिखेंगे, और वो इस तरीके से दिखते हैं फिर, तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो खुद देखा है, बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जो बाहर से बिल्कुल देख कर के आप कहेंगे ना कि यार इनसे अच्छा तो कोई इंसान है नहीं, हर चीज़ में इतने अच्छे, कहते हैं ना कि सारे सर्वगुण संपन्न टाइप, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो अच्छे नहीं हैं। जो फिर कुछ टाइम बाद पता लगता है, जब डिवोर्स ना भी हो तो पता लग जाता है, मनमुटाव या बातों से पता लग जाता है कि हाँ, घर में अच्छा नहीं है। बाहर सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में इनके अपने फैमिली के साथ अच्छे नहीं है। तो ऐसा होता है, और बाहर इंसान ऐसा प्रिटेंड करता रहता है कि वो बहुत अच्छा है, और प्रिटेंड ना, जैसे कहते हैं ना, मेरे को तो लगता है कि इंसान प्रिटेंड कर सकता है, एंडलेसली प्रिटेंड कर सकता है। लोग कहते हैं ना, कितना प्रिटेंड कर लेगा कोई, 1 साल, 2 साल। अरे मेरे को तो लगता है ना, एंडलेसली प्रिटेंड कर सकता है। अगर उसे एक जगह मिली हुई है ना अपनी, जहाँ वो रियल सेल्फ में रह रहा है, जो शायद उसकी फैमिली होती है, जिसमें वो अपना रियल सेल्फ दिखा देता है, जिसमें चाहे वो बुरा है या कैसा भी है, उसके अलावा वो पूरी दुनिया में फिर प्रिटेंड कर सकता है। और ये कोई बहुत अनबिलीवेबल चीज़ भी नहीं है। मुझे लगता है हम लोग भी प्रिटेंड करते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो
आप कभी नहीं बताते किसी को। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आप आपके आधी उम्र हो गई हो या आप 40 साल के हो गए, 50 साल के, जितने भी साल के हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं पता होगी आपके घरवालों को। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपने कभी ना बताई हो। और हो सकता है कि वो बातें आपके साथ ही चली जाएँ। कहते हैं ना कुछ होते हैं सीक्रेट्स जो बस आपके साथ ही ग्रेव में चले जाते हैं आपके साथ ही। तो होता है जब हम उन्हें प्रिटेंड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं और चीज़ें भी। और मुझे लगता है अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जिसे आपको लगता है कि आप नहीं बता सकते या ये इतनी एम्बैरेसिंग है या आपको लगता है कि यार इससे चीज़ों को फ़र्क पड़ जाएगा और आप नहीं बताना चाहते, तो यार इंसान कोशिश करता ही है। अगर उसे नहीं बतानी है कोई चीज़ ना, उसे लगता है ये चीज़ सही नहीं है बतानी है, ये मेरे लिए मेरी इमेज के लिए अच्छी नहीं है, कुछ नहीं। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि जब तक वो झूठ बोल के उसे बचा सके, वो बचाएगा यार उस चीज़ को। आगे नहीं आने देगा किसी के। छुपा के रखेगा, जब तक छुपा सकता होगा वो छुपाएगा। वो ये नहीं कहेगा फिर कि हाँ यार चीज़ तो ये बहुत ही अजीब-सी है, मैं बता तो नहीं सकता, पर यार अब 2 साल हो गए यार, इससे ज़्यादा प्रिटेंड थोड़ी कर सकता हूँ मैं। अब 2 साल हो गए, अब तो बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर उसे कोई चीज़ नहीं बतानी है ना और वो बहुत सेंसिटिव है ना, तो वो पूरी आखिरी साँस तक कोशिश करेगा, जब तक वो बिल्कुल फँस ही ना जाए कि अब कोई चारा नहीं बचा, तो वो बताएगा और वो कर सकता है। तो एंडलेसली प्रिटेंड कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। मुझे तो स्पेशली नहीं लगती है। बाकी फिर और तो क्या कह सकते हैं, डिवोर्स ये है कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये फिर एक अलग डिस्कशन है। लेना तो क्या, अब वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। बैलेंस होना चाहिए बस। ऐसा भी नहीं कि आप तुरंत ही रिएक्ट कर गए, ऐसा भी नहीं कि आप सालों झेल रहे हो। तो ये तो है बैलेंस, यही विज़डम होता है यार, आपको पता होना चाहिए ना कि कब बहुत ज़्यादा हो गया, लिमिट हो गई, अब हम नहीं झेल सकते। यही तो बैलेंस है। तो आपको पता होना चाहिए आप कब क्या कर रहे हो या कब आपको कैसा डिसीजन लेना है। क्योंकि मुझे लगता है ना, जो कहते हैं कि मैंने ना एक उसमें भी पढ़ा था। पढ़ा क्या था, ये एक स्टोरी थी आई गेस। मेरे ख्याल से कुछ ये वो थी, शिव जी की कुछ थी। ये कौन से ऋषि थे यार, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन वो शायद ऋषि मार्कंडेय थे या कोई ऋषि थे, जिनको अल्पायु का मिला हुआ था कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, उनकी आयु बहुत कम होगी। तो वो ना, उन्होंने ना फिर शिव जी की भक्ति करी थी। तो शिव जी ने ना उनको दीर्घायु का वरदान दे दिया था। तो जब उनकी मृत्यु का समय आया ना, क्योंकि उनकी उम्र तो कम थी, आयु बहुत कम थी, तो जब उनकी जितनी आयु उनकी रही होगी, उसके खत्म होने पर यमराज आ गए थे उनको लेने के लिए। तो जब वो उनको अपने पास में जो भी उनको ले जाने जब जा रहे थे वो कि हाँ, अब आपको चलना पड़ेगा भई, आपकी आयु पूरी हो चुकी है। तो शिव जी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने दीर्घायु का वरदान दिया था, तो वो बीच में आ गए थे। तब यमराज जी ने कहा था कि अ, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा था और क्योंकि इनकी इतनी उम्र थी, तो मैं तो इनको लेने आ रहा था और आपने बीच में कैसे रोक लिया? तो तब शिव जी ने कहा था कि धर्म जो होता है ना, वो परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। ये पर्टिकुलर लाइन उन्होंने बोली थी। ये मैंने जहाँ भी पढ़ी है या सुनी है ना, मैंने एज़ इट इज़ ही सुनी है ये ऐसी। तो ये लाइन भी अगर ये किसी ने चेंज-वेंज करके भी लिखी होगी, तो मेरे को यही याद है कि ये बोला था कि धर्म परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। तो ये शिव जी ने कहा था, शिव भगवान ने ये कहा था कि बदल जाता है, तो हम क्या हैं फिर, हमें भी ना परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। हम किसी एक पत्थर की लकीर पे नहीं चल सकते ना, कि ये चीज़ होगी तभी ये करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे। नहीं, सिचुएशन जैसी होगी वैसे ही। तो इसमें भी यही है मुझे लगता है डिवोर्स का भी, कि भई आप देखो अपनी सिचुएशन को जज करो, ज़्यादा टॉक्सिक है या नहीं आप रह सकते हो, तो टाइमली आप सेपरेट हो जाओ। फिर उसमें ऐसा भी नहीं कि आप इतना जल्दी कर रहे हो कि आप बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप को डेवलप होने की, और यहाँ फिर इतना देर लगा दे रहे हो आप, इतना ज़्यादा मौका दे दे रहे हो कि फिर वो इतना टाइम बीत जा रहा है, फिर तब लोग कहते ही हैं कि भई अभी तक आप क्या इतना टाइम आपने क्यों, इतना टाइम थोड़ी लगता है किसी को जज करने में। तो वो आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको पता है ना, वो विज़डम आपके अंदर है, जो आई होप सब में हो, पर नहीं होती है आई थिंक सब में। पर अगर वो हो तो लोगों को पता होगा कि कब क्या डिसीज़न लेना है, और शायद वो अब इतनी सफ़रिंग से बच जाएँगे। आज फिर से कॉफ़ी है बाय द वे।
अब ठंडा होने लग गया ना, अब कॉफ़ी ही सहारा है, कॉफ़ी बचा रही है, कॉफ़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता अब। तो ये था आज का, मेरे दिमाग में यही चल रहा था पूरे दिन से और एक आध दिन से, कि सबसे ज़्यादा तो वो ही दुखी कर रहा था मुझे, कि बाकी तो कुछ नहीं पता कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि हम नहीं जान पाएँगे ना, इतना लंबा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, इतने कॉम्प्लिकेटेड है ये केस, दोनों तरफ से एलिगेशंस, एक्यूजेशंस लग रहे हैं। तो हम तो नहीं पता लगा पाएँगे, बट ये है कि ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही थी कि ऐसे पब्लिकली आप कैसे आ रहे हो, सबको नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे बता रहे हो ये सब चीज़ें। ये चीज़ें बहुत बुरी है, चाहे जिसने भी स्टार्ट किया हो, जो भी कर रहा है, बहुत गलत है। पर्सनल चीज़ों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे, आपको पता है। आप तो करेंगे ही खुद, आपके बच्चे भी करेंगे और आपके नोन जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, सभी करेंगे। इंसान तो बाकी ये है कि अंदर से कैसा होता है, बाहर से क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हम कभी ये तो कह नहीं सकते कि हम पर्सनली जानते हैं मैरी कॉम को या उनके हस्बैंड को। तो यहाँ पे ना उसका साइड लेना भी नहीं बनता। हाँ, बस ये है कि हाँ, कुछ जो वही मैंने बताया, जैसे कि लेमैन को शुरू में अगर आप ये केस बताओगे ना, तो उसको वही है कि वो कुछ चीज़ें देख कर के वो थोड़ा ये इससे यही लगेगा कि हाँ यार, इसने कैसे स्टेटमेंट दे रही है ये मैरी कॉम, या हस्बैंड ऐसा है कि नहीं है, वही उसे नहीं पता। बट ये बहुत दुखी करने वाली चीज़ है लिटरली, मतलब मेरे को लग रहा था कि बहुत बुरा लग रहा था कि स्पेशली जिस पे एक बायोपिक तक बन चुकी है। आजकल बल्कि वो हो रहा है ना, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा वो, समय रैना ने एक बार शायद कुछ कहा था कि आप एक ऐसे इंसान पे कैसे बायोपिक बना सकते हो कि जो अभी ज़िंदा है। आपको कैसे पता, क्या पता वो अपने बाकी ज़िंदगी में हक दे, या कहते हैं ना आजकल, ये वैसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उसने जैसा बोला था। मतलब वो है कि बाकी ज़िंदगी में क्या पता वो कुछ गलत कर दे, या कुछ ऐसा कर दे कि फिर वो डिज़र्व ना करे कि उस पे बायोपिक बने। तो फ़नी चीज़ है, बट बात तो सही है। अब कई लोग कहने लगे हैं ये चीज़ कि हाँ यार, नहीं बनानी चाहिए। आप पूरी ज़िंदगी आप किसी को प्रेरणा देने के लिए वो चीज़ बना रहे हो और आपको पता नहीं है कि अभी वो बाकी लाइफ़ में क्या करेगा। तो जब लाइफ़ कंप्लीट हो जाए तब आप बनाओ, जिससे कि फिर आप आने वाली जनरेशन सुनेगी ना उस चीज़ को कि भई हाँ, ऐसा था, उनकी लाइफ़ ऐसी थी। यही है। आज लगता है मैंने कॉफ़ी ज़्यादा ले ली है, खत्म नहीं हो रही है। बट ये है ना, एक चीज़ मैंने और देखी है कि लाइफ़ जो है ना, मैं अभी कह रहा था ना, जैसे कि हम एक चीज़ से जज नहीं कर सकते कि ऐसा ही करना है, ऐसे ही करना है। तो मेरे को लगता है कि हम नहीं कर सकते वाक़ई में, क्योंकि अगर हम ये भी मान के चले ना, लाइफ़ वैसे तो सब कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल है, इसका तो कुछ भी नहीं पता भई, अनफ़ेयर है, क्या होगा इसमें कुछ नहीं पता। हाँ, वो तो लगता ही है हमें कि हमें कुछ नहीं पता भई क्या होगा कब लाइफ़ में। पर एक बार को अगर हम ये मान के भी चले ना कि हाँ, इसकी भी कोई इक्वेशन है, कुछ है जो ये फ़ॉलो करे, तो उस इक्वेशन में भी मुझे लगता है इतने कांस्टेंट्स और इतने अननोन्स हैं ना, कि भई हम नहीं पता लगा सकते उनको। अगर किसी नॉर्मल इक्वेशन में अगर 2, 3, 4 एक्स, वाई, ज़ेड अननोन्स होता है ना, तो उसमें तो इनफ़ाइनाइट अननोन्स है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी मैं खुद फ़ील करता हूँ ऐसा। कहता क्या हूँ, मैं फ़ील करता हूँ कि किसी एक चीज़ से आप कभी ना लाइफ़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो यही मानेंगे बट, चाहे वो कर्मा सिस्टम हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल हो, कोई एस्ट्रोलॉजी फ़ॉलो कर रहा हो, कोई कुछ फ़ॉलो कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, चाहे जो कोई हार्ड वर्क को ही सब कुछ माने। पर मुझे लगता है ना कि लाइफ जो है ना, अगर किसी इक्वेशन से बना है तो उसमें इतने सारे अननोन्स हैं ना, कि वो सब कंसीडर करोगे तो शायद आपकी लाइफ कहीं एक्सप्लेन हो पाएगी। वही जैसे जिग्सॉ पज़ल के पीसेस वाला वैसा ही। क्योंकि किसी एक चीज़ से तो आप कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते लाइफ को। आप एक चीज़ से करने चलोगे ना, तो कुछ कुछ ना कुछ तो अनएक्सप्लेन्ड रह जाए। तो ये है, मुझे लगता है। तो ये चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। और तब डिसीज़न लेने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें कनेक्टेड ही हैं, जो मैंने कहा कि नहीं कह रहा था मैं कि धर्म परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है, तो वो इसीलिए शायद, क्योंकि हमें परिस्थितियाँ पता ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कितने कांस्टेंट है, कितने अननोन्स हैं, हमें कुछ नहीं पता इक्वेशन के बारे में, तो वो बदलती रहती है। क्या पता वो क्या ऐसा फैक्टर है और जिसकी वजह से हमें बदलना पड़ता है, जो हमें पता ही नहीं है। इसलिए जब वो सिचुएशन आए, उसे एनालाइज़ करो,
उसके हिसाब से डिसीज़न लो कि क्या लेना चाहिए। तो यही तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ये बोलने में तो बड़ी आसान लग रही है ना, और मैं बोल भी ऐसे रहा हूँ जैसे कि बिल्कुल मैं तो फ़ॉलो ही करके बैठा हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे तो, पर हाँ, ये चीज़ें सुनी है, एटलीस्ट हमें ये पता है। तो एक बार अगर हमें पता है ना, तो हो सकता है कि हम समय आने पे बस उन्हें फ़ॉलो कर पाएँ। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुनते तो हम सब हैं, सारी ज्ञान की बातें, सब पता भी होती हैं। हो सकता है जितनी मैंने बोली सारी ही पता होंगी आपको, ऑब्वियसली हो सकती है। बट वो है कि समय आने पर जब वो मोमेंट आएगा, जहाँ हमें डिसीज़न लेना है, जहाँ हम रायता फैला सकते हैं, वहाँ हमें सच में अकल आती है कि नहीं आती है, वहाँ पे जाकर के हम सोच पाते हैं कि नहीं। जैसे गुस्से के लिए कहते हैं ना, गुस्सा आए तो ये करना चाहिए, शांत ये करना चाहिए। पर बात तो वही है, जब गुस्सा आए, तब तो आपको ये ध्यान आनी चाहिए ना, कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे शांत होना है। तो वही है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना, कि जिस मोमेंट में जिस ज्ञान की ज़रूरत है, वो ज्ञान आपको उस मोमेंट पे याद आ जाए, तो बस बन गए आप साधु। साधना आपकी पूरी, यही साधना होती है। साधना संतुलन की, ये मैंने एक ना बहुत पहले वो लिखी थी, क्या कह सकते हैं इसको? शॉर्ट स्टोरी नहीं, स्टोरी नहीं, बस एक थॉट कह सकते हैं, स्टोरी तो नहीं थी, थॉट थी। तो मैंने उस चीज़ के लिए लिखी थी, मैं बैलेंस के ऊपर सोच रहा था, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी थी ना लाइफ़ में, ऑब्ज़र्व करी थी उस दिन बैठ के। तब मुझे ऐसा लगा था कि बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी है। आप चाहो ना तो उस बैलेंस के कॉन्सेप्ट को हर चीज़ में लगा सकते हो। किसी भी चीज़ में, चाहे इसमें ये टिका हुआ है, स्क्रीन में ऐसे खींच दूँ तो गिर जाएगा, या ज़्यादा आगे कर दूँ तो आगे गिर जाएगा। तो इसमें बैलेंस है। किसी भी फिज़िकल, ये प्लांट है, ये मैंने यहाँ ऐसे बैलेंस कर रखा है। ज़रा-सा इधर-उधर हुआ तो ये गिर जाएगा। तो उसी पे था कि आप बैलेंस का कॉन्सेप्ट किसी चीज़ पे लगा सकते हो, इंक्लूडिंग योर लाइफ़ ना। तो बेसिकली तो लाइफ़ के लिए सोच रहा था मैं कि हमारे बैलेंस होना चाहिए। हमारे इम्पल्सेस, हमारे रिएक्शन बैलेंस में होने चाहिए, एक्सट्रीम्स में नहीं होने चाहिए थे। वो तो कहते ही है ना, एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं होते कभी भी किसी चीज़ के। एक्सट्रीम में मत सोचो, एक्सट्रीम में मत जियो, बैलेंस में जियो, पता होना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा कर दोगे तो भी दिक्कत, कम करोगे तो भी दिक्कत। तो वो एक संतुलन, एक साधना करके मैंने लिखा था कि संतुलन, उस संतुलन को पता करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। वही एक साधना है। एक साधु होते हैं, साधना करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं या किसी चीज़ को मास्टर करते हैं। तो वैसे ही था कि अब वो संतुलन को मास्टर करना ही बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे रस्सी में कोई इंसान चलता है तो बैलेंस बनाता है ना, ऐसे-ऐसे करके मैंने लिखा था उसमें बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगता था वो, चाहे मैं अपने पर्सनल रिलेशंस में देखूँ, चाहे मैं अपने लव रिलेशनशिप में देखूँ, या किसी भी फेसेट लाइफ़ का उठा के देख लो, उसमें मुझे लगता था बैलेंस में नहीं कर रहे हो ना तो गड़बड़ है। ज़्यादा कर रहे हो तो दिक्कत है, कम कर रहे हो तो दिक्कत है। तो ये है, बैलेंस में करोगे तो दिक्कत नहीं है, और वो बैलेंस जो होता है ना, वो बिल्कुल मिड में छोटा-सा ही सेक्शन होता है। एक्सट्रीम्स में रहना तो बहुत ईज़ी होता है, बैलेंस में रहना, उसे ढूँढना बैलेंस को, और फिर उसपे मेंटेन रहना बहुत टफ है। जैसे रस्सी पे चलना, इतनी सी तो जगह है ना, इधर-उधर तो गिर गए तो कोई भी कर लेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को, बैलेंस को ढूँढना और उसको मेंटेन करके रखना, ये बहुत ही टफ है, और ये अगर लाइफ़ में आ गया ना, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें। इंसान इतना परेशान भी नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल हमारी लाइफ़ में वो नहीं है शायद, बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में वो नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि कॉन्स्टेंटली हम लोग कोशिश करते रहें इसे अचीव करने की। क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता ही रहता हूँ, उस लेवल पे चाहे मैं अभी पहुँचा हूँ कि नहीं, पर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कभी तो आएगा ना दिमाग में। आज नहीं, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11वीं बार तो कभी आएगा, ज़रूरत पड़ने पे चीज़ ध्यान आएगी मेरे। ये ज्ञान काम आएगा जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़ यहाँ पे। किसी दिन एक्चुअल में अप्लाई हो जाएगा। तो ये है, फिलहाल अब संतुलन को ध्यान में रखते हुए, ना हम इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा करते हैं, ना इस व्लॉग को ज़्यादा छोटा करते हैं। छोटा तो नहीं है, ऑब्वियसली काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, और जितनी हो सकती थी बोल दिया है मैंने। और थोड़ा सैड सा ही टॉपिक था आज का, क्योंकि है ही ना, वो तो एक सैड चीज़ ही है यार। और जो भी है, अच्छा लगा, कई तरीके की बातें करी, टॉपिक से इधर-उधर भटके भी, बट ठीक है। रैंडमली, रैंडम थॉट्स, है ना? स्लो मोमेंट्स, यही तो मैं लिखता रहता हूँ ना अपने उसमें इंट्रोज़ में, तो वही है ये। अनस्क्रिप्टेड टॉक्स, रैंडम थॉट्स एंड स्लो मोमेंट्स इन अ कोज़ी स्पेस। तो ठीक है, तो अब इसको संतुलन बनाते हुए हम इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस कॉफ़ी को भी ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए इस ब्लॉग में।
तो गुड नाइट एंड गुड बाय।